5 लेबोरेटरीज बनाई, 5 वेधशालाएं बनाई, जिनको जंतर मंतर का नाम दिया गया। जयपुर के जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है, उसका नाम है सम्राट यंत्र। 2010 में यूनेस्को ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके अपनी सूची में सम्मिलित किया। आज खगोलीय घटनाओं पर आधारित है हमारा भारतीय पंचांग। बुध भूमि का सुत अर्थात पुत्र है, यह बात आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। किसी कालखंड में बुध ग्रह पृथ्वी से अलग हुआ था, जैसे पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी। इतना जटिल विज्ञान हम न जाने किस काल से जानते हैं। एक दिन में जब चंद्रमा 12 डिग्री घूम रहा है, तो अष्टमी के दिन कितने डिग्री घूमेगा? 96 डिग्री पर होगा चंद्रमा। स्टेरिलियम सॉफ्टवेयर, स्काई व्यू सॉफ्टवेयर, या नासा ने भी पूरा रिसर्च करके इसको अप्रूव भी किया। लेंगे फिर आप ट्रैक करके और फिर वहां पर देखेंगे चंद्रमा आज इतने डिग्री पर है, तो जो जहां सूर्य से चंद्रमा के जो बीच की दूरी है, जो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको उसकी तिथि पता लगेगी। कि तो आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के आसपास पुष्य नक्षत्र दिखाई देता है, इसलिए इस महीने का नाम पौष पड़ा है। हमारा जो वार है वो रविवार से शुरू होता था। रवि मतलब सूर्य। जितने तो सूर्य एक राशि पर 365 भागा 12 इक्वल टू 30 दिन, 30 दिन तक एक राशि में 30 दिन रहता है। अर्थात सूर्य एक राशि में 30 दिन से गुजरता है, एक राशि के से 30 दिन में सूर्य गुजरता है। अर्थात ग्रिगोरियन कैलेंडर भी एक सौर्य कैलेंडर है, इसलिए प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार के समय के अनुसार 14 या 15 तारीख को ही आती है। और जबकि मानव शरीर 60% पानी से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद बृहस्पति कुंभ राशि में दोबारा प्रवेश करता है। तो जिस दिन ये प्रवेश करता है उस दिन को, और जहां पर प्रवेश करता है कुंभ राशि पर, उस जगह पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 12 राशियों से होकर गुजरना है उसको। शनि को 12 राशियां पड़ेंगी और 30 साल में राशि पड़ रही है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो आखिर वो स्थिति कब आएगी जब ये दोनों एक साथ होंगे? तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। गौतम बुद्ध के ससुर सिद्धार्थ गौतम के जो ससुर थे, उन्होंने अपनी कन्या का हाथ गौतम बुद्ध से देने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था कि 10 to the power 79 कितना होता है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं रवि उपेती, देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों के समक्ष आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में हमने जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में हमने देखा कि कैसे एक धार्मिक कैलेंडर के लिए वैज्ञानिकता को कुचल दिया गया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जिस कैलेंडर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, उसके बावजूद भी आज ग्रिगोरियन कैलेंडर को लगभग पूरे विश्व में उपयोग में लाया जा रहा है। जबकि संपूर्ण तरीके से गणित खगोल शास्त्र पर आधारित पंचांग को आज भारत की हिंदू बहुसंख्यक आबादी जानती तक नहीं है। उसको उपयोग में लाना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने चंद्रमा और सूरज को ऑब्जर्व किया। सूरज और चंद्रमा की गति, उसके आसपास के नक्षत्र, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का गणना करना, कौन सा चंद्रमा का कौन सा फेज दिखाई दे रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, डार्क है, अमावस्या है या पूर्णिमा है, उस गणना को पत्थरों के माध्यम से, उस समय की जो लिखावट की जो विधि थी, ताम्रपत्र वगैरह, उसके माध्यम से उस गणना को संरक्षित किया और अपनी आने वाली पीढ़ी को वो प्रदान किया।
और आने वाली पीढ़ी ने भी लगातार चंद्रमा और सूरज को ऑब्जर्व किया। ये कार्य कोई एक दिन का नहीं था, ये कार्य कोई ऐसा नहीं था कि एक दिन हमने ऑब्जर्व किया और हमने गणना लिख दी। ये कार्य बहुत लंबे समय तक, अवधि तक आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हर किसी सभ्यता ने प्रागैतिहासिक काल में हर किसी सभ्यता ने अपने अपने हिसाब से काल की गणना करी। जो भारत का पंचांग है वो पंचांग चंद्रमा की गणना और सूरज की गणना, दोनों की गणना का जटिल मिश्रण करके तैयार करके हमें एग्जैक्ट तिथि, एग्जैक्ट वार, सेकंड, पलक झपकने से भी कम सेकंड की भी गणना हमारे जो खगोल शास्त्री थे, जो ऋषि थे, उन्होंने इस गणना को हमें प्रदान किया। जबकि इसी के सापेक्ष अगर हम अदर्स विश्व के और जो सभ्यताएं थी जिन्होंने गणनाएं करी थी, अगर उनकी गणना का जो एवरेज है, जो उनका क्लास है करने का, जो उनकी रीचेबिलिटी है, और जो हमारे ऋषि मुनि के द्वारा, जो हमारे जो खगोल शास्त्रियों के द्वारा जो गणना, जो उसकी एक्यूरेसी है, अगर उनकी दोनों की क्लास देखी जाएगी तो अंतर यह समझ में आएगा कि या तो वो चंद्र कैलेंडर पर आधारित कैलेंडर बना रहे थे या वो सूर्य कैलेंडर पर आधारित कैलेंडर बना रहे थे। लेकिन भारतीय पंचांग चंद्र कैलेंडर और सौर्य कैलेंडर का जटिल मिश्रण है। खगोल शास्त्रियों ने 5 लैबोरेटरीज बनाई, 5 वेधशालाएं बनाई, जिनको जंतर मंतर का नाम दिया गया। जयपुर का जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर, मथुरा का जंतर मंतर, वाराणसी का जंतर मंतर और उज्जैन का जंतर मंतर। ये श्रृंखला थी 5 वेधशालाओं की। जयपुर के जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। दिल्ली का जंतर मंतर, जो दिल्ली का वेधशाला है, वो सबसे पुरानी वेधशाला है। अब कितनी पुरानी वो कोई नहीं कह सकता। उन्होंने अपनी अपनी पद्धति से उसको रिकॉर्ड किया। जैसे जयपुर का जंतर मंतर है, 19-20 खगोल शास्त्र के यंत्र जयपुर के जंतर मंतर में रखे, प्योर संगमरमर से और प्योर पत्थरों से तराश कर वो यंत्र बनाए गए। 1724 के आसपास सवाई जयसिंह ने इस जंतर मंत्र को और जीर्णोद्धार और चीजों को, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और विकसित किया। जंतर मंत्र का सम्राट यंत्र, पत्थर की सबसे पुरानी सौर घड़ी जयपुर जंतर मंत्र में स्थापित है। उसका नाम है सम्राट यंत्र। 2010 में यूनेस्को ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके अपनी सूची में सम्मिलित किया। वो मान रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ मान रहे हैं। अपनी आंखों से चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र, इनकी गणना करके कि चंद्रमा का एक रोटेशन कितने दिन का है, पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है, जब इसकी गणना के लिए एक कैलेंडर तैयार किया गया जिसके द्वारा चंद्रमास और चंद्रवर्ष बना, जिसमें 354 दिन होते हैं। और सौर्य कैलेंडर, धरती से मानव ने सूर्य को देखा, सूर्य की प्रकाश किरणों की व्याख्या करी, विबग्योर, जिसको हम जिसको इंद्रधनुष बोल रहे हैं, वो विबग्योर प्रिज्म। सूरज की एक किरण के अंदर फोटॉन्स होते हैं और सूरज की एक किरण में 7 कलर होते हैं। धरती सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा रही है, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, जब सूर्य एक माह गुजरता है तो उसके पीछे कौन सी राशि है, इन सब चीजों की गणना करी। तो उस गणना से जो कैलेंडर निकल के आया वो सौर्य कैलेंडर। अब इस गणना से जो दिन निकल के आए वर्ष में, वो 354 दिन के आसपास, और इधर से
जो गणना करके जो गणना आई 365 दिन, जो ये 10 और 11 दिन का जो अंतर जो चंद्रमास, चंद्रवर्ष और सौरवर्ष में लग रहा है, उसी अंतर को समायोजित करने के लिए भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पंचांग को बनाया। मैंने कहा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की एक तारीख, जैसे कोई भी तारीख 2 फरवरी 2026, इससे हमें क्या वैज्ञानिकता मिल जाती है। वहीं जब अगर मैं बोलूं कि आज तिथि है पौष शुक्ल अष्टमी, इस तारीख से हमें क्या वैज्ञानिकता मिलेगी। आइए अब हम समझते हैं कि पंचांग क्या है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों से मिलकर बना है पंचांग। 5 खगोलीय घटनाओं पर आधारित है हमारा भारतीय पंचांग। कुछ लोग तो इसे 5000 वर्ष पुराना बताते हैं और कुछ लोग इसे 7000 वर्ष पुराना, और कुछ लोग इसे 13 वर्ष हजार पुराने से भी पुराना मानते हैं। वेदों में, पुराणों में यदि प्रॉपर तरीके से किसी समय की बात हो रही है तो पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को देखभाल कर, गणना कर कर आकाश मंडल का वर्णन लिखा जाता था। नक्षत्र की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति के आधार पर वनराज सुग्रीव ने हनुमान को लंका का पता बताया था, जो वाल्मीकि रामायण में संस्कृत के दोहों के रूप में उद्धृत है। राजा राम कब पैदा हुए थे, उस समय का नक्षत्र एवं आकाश मंडल का पूरा विवरण वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हमारे गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक हजारों सालों से महारत हासिल किए हुए थे, जिन्हें पता था कि पृथ्वी गोल है, जिनका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। उन्हें पता था कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है। एक मंत्र जो नवग्रह की पूजा के दौरान जब किया जाता है, ब्रह्मा मुरारी सुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वाग्रहे शांति करा भवन्तु। ये 9 ग्रह हैं। बुध भूमि का सुत अर्थात पुत्र है। यह बात आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। किसी कालखंड में बुध ग्रह पृथ्वी से अलग हुआ था, जैसे पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी। इतना जटिल विज्ञान हम न जाने किस काल से जानते हैं। चलिए वापस आते हैं। पौष शुक्ल अष्टमी से इस तारीख से हमें क्या वैज्ञानिकता प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तिथि की। तिथि जो है इसमें है अष्टमी। जब मैं अष्टमी की बात कर रहा हूं तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि इस वक्त शाम को 5, आप इस तिथि को ऐसे निकाल सकते हैं आप कि शाम को 6, साढ़े 6 बजे, 6:30, 7 बजे के बीच में सूर्यास्त होता है गर्मियों के समय में, और 5, साढ़े 5 से 6 बजे के बीच में सूर्यास्त होता है सर्दियों के समय में। तो गर्मियों के समय में आप शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में अपनी छत में जाके मोबाइल कैमरे को लेके आज सूर्य कहां पर अस्त हो रहा है उसको चिन्हित कर लीजिए। उसके आसपास का जो निशान होगा, दीवार का निशान होगा, पेड़ का निशान होगा, कुछ भी होगा, उसको आप वहां से कैप्चर कर लीजिए और वहां पर एक दिन का फोटो निकाल के रख लीजिए। और थोड़ी देर बाद जब वो चंद्रमा दिखाई देने लगेगा, तो जब चंद्रमा दिखाई देगा तो आप उसको वहां से, यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दिया, यहाँ पे सूरज आप अस्त होते हुए दिखाई दिया, आपको यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दिया, तो चंद्रमा के डेली उससे कोई मार्क करके कि भाई इस बिल्डिंग के पास से यहाँ पे चंद्रमा स्थित है। तो जब आप लगातार देखेंगे तो आपको देखेंगे कि प्रत्येक दिन चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहा है सूर्य से, और 30 दिन में घूम के वो दोबारा यहां से चालू हुआ पूर्णमासी के दिन, और 15 दिन में यहां पर पहुंचा अमावस्या, और 15 दिन बाद फिर वो दोबारा से सूर्य के यहां पे आ गया। अपना एक 360 रोटेशन को पूरा कर लिया चंद्रमा ने सूर्य का। तो प्रत्येक दिन जो चंद्रमा सूर्य से दूरी, डिस्टेंस क्रिएट बना रहा है, वो तिथि कहलाती है। दिनांक अलग चीज है। दिनांक के कंसेप्ट से अगर इसको समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप सीधे तिथि को समझिए कि एक दिन में चंद्रमा सूर्य से जितनी दूरी, डिस्टेंस बनाता है उसे एक तिथि कहा जाता है। तो मैं अष्टमी से तुरंत बोल दूंगा कि इस दिन चंद्रमा सूर्य से, आंख बंद करके मैं ये बात बोल सकता हूं कि अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की जो डिस्टेंस है वो 96 डिग्री होगी, क्योंकि जैसे हम सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी रोटेशन कर रही है, ऐसे 360 डिग्री घूम रही है,
तो चंद्रमा भी हमारे साथ में ही ऐड है, वो हमारे चक्कर काट रहा है। तो जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो चंद्रमा भी रोटेशन कर रहा है। तो जब इंसान ने धरती से सूर्य और चंद्रमा दोनों को देखा कि चंद्रमा आज यहां पर है, आज चंद्रमा 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 यहां पर है, और सूरज आज यहां डूबा और चंद्रमा यहां निकला। तो जब सूर्य का चंद्रमा एक रोटेशन पूरा करता है वो होता है 360 डिग्री का एक रोटेशन, और चंद्रमा एक जो डिग्री होती है, चंद्रमा एक दिन में जो सूर्य से जो दूरी बनाता है वो बनाता है एक दिन में 12 डिग्री। यही 12 डिग्री तिथि कहलाती है। तो तिथि क्या होगी? 12 डिग्री, मतलब चंद्रमा से सूर्य की जो दूरी एक दिन में बनती है वो एक तिथि कहलाती है। जब भी चंद्रमा एक 12 डिग्री घूम जाएगा सूर्य से तो हम उसको बोलेंगे एक दिन पूरा हुआ। तो 12 डिग्री अष्टमी का एक दिन में जब चंद्रमा 12 डिग्री घूम रहा है तो अष्टमी के दिन कितने डिग्री घूमेगा? 96 डिग्री पर होगा चंद्रमा। स्टेरिलियम सॉफ्टवेयर, स्काई व्यू सॉफ्टवेयर या नासा ने भी पूरा रिसर्च करके इसको अप्रूव्ड किया। तो आप कहीं से भी चेक कर लेंगे, आप अष्टमी के दिन पंचांग खोलिए, अष्टमी के दिन आप देखिए कि किसी पंडित से पूछ लीजिए आज चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो वो आपको बता देगा कि अष्टमी के दिन 96 डिग्री। और आपको स्टेरिलियम सॉफ्टवेयर लेना है, डेली के डेली स्टेरिलियम सॉफ्टवेयर में आप सन ढूंढिए और चंद्रमा ढूंढिए, उसमें ग्रिड लगाइए, ग्रिड में डिग्रीज होती हैं, उन डिग्री को कैलकुलेट, उन डिग्रीज को देखिए कि आज 360 डिग्री पर सूरज है, और चंद्रमा को ढूंढेंगे फिर आप ट्रैक करके, और फिर वहां पर देखेंगे चंद्रमा आज इतने डिग्री पर है। तो जो जहां सूर्य से चंद्रमा के जो बीच की दूरी है, जो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको उसकी तिथि पता लगेगी कि सूर्य से चंद्रमा जब एक रोटेशन जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री घूम जाए तो एक तिथि कहलाती है। एक दिन में 12 डिग्री घूम रहा है चंद्रमा, तो 365 डिग्री यहां से स्टार्ट हुआ चंद्रमा, और यहीं पर आने पर 360 डिग्री घूमने के लिए चंद्रमा कितने दिन लेगा? 36, तो 30 दिन लेगा, या कहूं 30 तिथि लेगा। और जब 30 तिथि पूर्ण हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे एक मास हो गया। 30 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सूर्य और उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सूर्य जब चंद्रमा पूर्णमासी से अगली पूर्णमासी जब आएगी तो उस दिन 30 तिथि पूर्ण हो जाएंगी। और चंद्रमास के अनुसार ये 30 तिथियां 29.5 डेज, अब बोलेंगे आप डेज के अनुसार दिन में पूरा करता है चंद्रमा। तो एक मास की परिभाषा क्या हो गई? एक मास में 30 तिथि आती हैं। तो पौष मास की परिभाषा क्या हो गई? कि पौष मास की परिभाषा यह होगी कि जब मानव ने धरती से चंद्रमा को देखा तो उसने देखा चंद्रमा आज धरती से देखा चंद्रमा को, तो देखा उसके पास एक तारा है, तो उस तारे को देखा उसने, कल दूसरे तारे को देखा, परसों दूसरे तारे को देखा, ऐसे करते करते उसने 30 दिन में देखा कि चंद्रमा यहां था और यहां पर ही दोबारा से 30 दिन बाद आया और पूर्णमासी के रूप में आया, और यहां से शुरू होके यहीं पहुंचा। तो उसने रोज डेली चंद्रमा के पास अलग अलग नक्षत्रों को देखा। तो उसने 30 दिन में 30 तिथियों में चंद्रमा ने अलग अलग 30 तिथियों में 27 नक्षत्रों को चंद्रमा के पास देखा। तो महीने की परिभाषा क्या हुई? एक पूर्णमासी से अगली पूर्णमासी तक का समय मास कहलाता है, जिसमें कुल 30 तिथि होती है। महीने का नाम पौष कैसे पड़ता है? जब हम चंद्रमा को पूर्णमासी के दिन देखते हैं
तो चंद्रमा के आसपास या पीछे जो नक्षत्र दिखाई देता है, उस नक्षत्र के नाम के आधार पर उस मास का नाम रखा गया है। जब हम प्रत्येक दिन चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा के पास 27 नक्षत्र से होकर चंद्रमा गुजरता है इन 30 तिथियों में। कहेंगे पौष मास, तो आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के आसपास पुष्य नक्षत्र दिखाई देता है, इसलिए इस महीने का नाम पौष पड़ा है। चंद्रमा 30 तिथि में 27 नक्षत्र के पास से होकर गुजरता है और सबसे ज्यादा समय वो रोहिणी नक्षत्र से होकर गुजरता है। और यही कारण है कि राजा दक्ष ने 27 कन्याओं के साथ में चंद्रमा का विवाह करा दिया था। यह पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक के रूप में सुनते सुना। आइए समझते हैं अब ये शुक्ल क्या है। ये चंद्रमा के फेस हैं। जब चंद्रमा रोटेशन कर रहा है तो शुक्ल पक्ष क्या हो गया कि पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक 15 तिथि आएंगी और 15 तिथियों में चंद्रमा का जो रूप होगा वो पूर्णमासी से ऐसे करते करते डार्क होते 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 पूरा डार्क अमावस्या वाला चंद्रमा होगा। तो ये वाला जो पक्ष है, डार्क होने वाला जो पक्ष है, ये कहलाता है कृष्ण पक्ष। तो ये वाला जो पक्ष है, ये वाला पक्ष ये कहलाएगा कृष्ण पक्ष। और फिर यहां से ये वाला पक्ष होगा, दोबारा से पूर्णमासी का चांद बनने का जो पक्ष होगा, वो कहलाएगा शुक्ल पक्ष। तो हम शुक्ल का नाम सुनते ही समझ लेंगे कि इस वक्त चंद्रमा का जो शेप है, जो हमें यहां से दिखाई दे रहा है, जितना हिस्सा चमकदार जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस वक्त ग्लो कर रहा है, जितना हिस्सा दिखाई देगा वो पक्ष हम बता देंगे कि इस वक्त चंद्रमा बढ़ती की तरफ को है या चंद्रमा डार्क होने की तरफ को, चंद्रमा उजाले की तरफ को जा रहा है, पूर्णमासी की तरफ को जा रहा है, या फिर चंद्रमा घट रहा है, अंधेरे की तरफ को जा रहा है। तो ये शुक्ल समझा वो तिथि और नक्षत्र के बारे में। ये दोनों चंद्र कैलेंडर पर आधारित थे। और जब हम बात करेंगे वार की, तो वार जो है वो सूर्य कैलेंडर पर आधारित है। तो जब हम सूर्य कैलेंडर पर आधारित कहते हैं तो पहले हम बात करते हैं वर्ष क्या होता है, सौर्य वर्ष क्या है और चंद्र वर्ष क्या है ना। तो जब हम वार की बात करते हैं तो वार हमारे 9 ग्रहों में से ये वार का कंसेप्ट निकल के आया है, और ये 7 दिन के वार का कंसेप्ट भी इस 9 ग्रहों के अंदर से निकल। पंचांग के अनुसार हमारा जो वार है वो रविवार से शुरू होता था। रवि मतलब सूर्य। जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों तरफ ही परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य ही उनका सेंटर बिंदु है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ ही परिक्रमा कर रहे हैं। इनका जो सेंटर है वो सूर्य है। तो सूर्य हमारा जो है वो प्रकाश का स्रोत है। इस गैलेक्सी के अंदर जो सूर्य ही है जो चमक रहा है। और भी चमकने वाले तारे हैं, सूर्य को इसीलिए ग्रह नहीं माना गया, सूर्य को तारा माना गया है। और भी ग्रह हैं, लेकिन सूर्य हमारा जो सूर्य है वो ये है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी, हमारे सारे ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हमारा जो वार है वो रविवार से शुरू होता था। रविवार से सोमवार, सोम मतलब चंद्रमा, मंगलवार, ये मंगल ग्रह से आधार लिया है। बुधवार, बुध ग्रह से, शुक्रवार, शुक्र ग्रह से, शनिवार, शनि ग्रह से,
और हमारा ये यहां पर हमारा सप्ताह खत्म हो जाता था। जब हम सूर्य को पृथ्वी से परीक्षण करते हैं तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.2432 लगभग समय में एक चक्कर लगाती है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों से होकर गुजरता है। तो सूर्य एक राशि पर 365 भागा 12 इक्वल टू 30 दिन तक एक राशि में 30 दिन रहता है। अर्थात सूर्य एक राशि में 30 दिन से गुजरता है, एक राशि के से 30 दिन में सूर्य गुजरता है। अर्थात प्रत्येक महीने में 30 तिथियां आती हैं, जिनमें से 15 दिन पूर्णमासी और 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसे एक सौर वर्ष कहा जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पौष, माघ और फागुन, यह 12 महीनों का नाम पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के पास जो नक्षत्र दिख रहा है, उस चंद्रमा के पास जो नक्षत्र है, नजदीक नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम। समझने वाली बात यह है कि सबसे अधिक चर्चा होती है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कोई भी त्योहार एक समान नहीं पड़ता। दीपावली अलग अलग समय पर आती है, एक निश्चित तारीख को कभी भी नहीं पड़ती। 10-11 दिन का फर्क हमेशा दिवाली, होली, हर त्योहार में हमेशा रहता है। लेकिन मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 फरवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि मकर संक्रांति और सौर्य कैलेंडर, मकर संक्रांति जो है वो सौर्य कैलेंडर पर आधारित कैलेंडर है, और बाकी सारे त्योहार जो भारत में मनाए जाते हैं वो चंद्र कैलेंडर पर आधारित त्योहार होते हैं। क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी एक सौर्य कैलेंडर है, इसलिए प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, के समय के अनुसार 14 या 15 तारीख को ही आती है। और एक सौर्य वर्ष, चूंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.2432 दिन में लगाती है, उसे एक सौर वर्ष कहते हैं। और एक चंद्र वर्ष और एक सौर वर्ष में लगभग 10-11 दिन का अंतर आ जाता है। और इसी 10-11 दिन के अंतर को समायोजित करने के लिए हमारे खगोल शास्त्रियों ने हमारे भारतीय पंचांग, चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर का जटिल मिश्रण बनाया गया। इसी कारण हर 2-3 वर्ष उपरांत एक अधिक मास आता है और अनेक खगोलीय घटनाओं का गणित करने पर मलमास में बनाया जाता है। ऐसी पुरुषोत्तम मास जैसी जटिल गणनाएं भी भारतीय पंचांग के द्वारा भारतीय खगोल शास्त्रियों ने बहुत वर्ष पहले सटीकता के साथ दे दी थी कि ज्वार और भाटा कैसे आता है ना। सामान्यतः हमको पता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पृथ्वी के जिस भाग में जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर जो चंद्रमा, अगर वहां पर चंद्रमा आएगा तो वो जो पानी है उस पानी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा चंद्रमा, और वो पानी अपनी तरफ को खींचेगा। तो मान लीजिए कि ये समुद्र है एक, और चंद्रमा यहां पर है, पृथ्वी इस तरीके से पृथ्वी, और इस हिस्से में चंद्रमा आया। तो जब चंद्रमा आएगा तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा अपनी तरफ को। तो जो इसके जो उभार होंगे, जो ये वाले जो चंद्रमा के, जो समुद्र के जो 2 छोर होंगे, उन छोरों पर ये लहर के पहले ऐसे और फिर ऐसे, पहले ऐसे और फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे, दिन में 2 बार। तो जब ये दोनों छोर जो जब ऊपर की तरफ को उछलते हैं तो इसको बोलते हैं ज्वार। और जो ये नीचे का जो हिस्सा होता है, जहां पर समुद्र का तल बहुत कम होता है, वो हिस्सा होता है भाटा। तो चंद्रमा पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ेगा उस भाग पर ज्वार और भाटा आएगा। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होंगे तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस दिन भी ज्वार और भाटा आता है।
तो ऐसे दिन कौन से होते हैं जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, एक सामने आमने एक साथ आ जाते हैं। सूर्य यहां पर, पृथ्वी यहां पर और चंद्रमा, इसको बोलते हैं अमावस्या। इसलिए कहते हैं अमावस्या के दिन ज्वार आता है, ज्वार भाटे आते हैं। और अगर चंद्रमा यहां पे आ जाए, सूर्य यहां पर, पृथ्वी बीच में और यहां पर चंद्रमा, तो ये हो जाएगी पूर्णिमा। पूर्णमासी। तो इस दिन भी ज्वार भाटा आएगा, क्योंकि चंद्रमा और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो जिस जगह पर चंद्रमा और सूर्य का सामने फेस पड़ रहा है, उस जगह के जो समुद्र है उसमें जो लहरें होंगी वो ऊपर की तरफ को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस तरफ को खींचेंगी। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको बोलते हैं अमावस्या। और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं और पीछे की तरफ को चंद्रमा चला जाता है, उसको ज्वार और भाटा आता है। और एक और कंडीशन में ज्वार और भाटा आता है, ये सूर्य है और हम यहां पर हैं पृथ्वी, और चंद्रमा हमारे, क्योंकि हमारे राउंड में ऐसे घूम रहा है, अगर वो घूम घूम के यहां पे आ जाएगा तो अमावस्या हो जाएगी। चंद्रमा जब घूम घूम के यहां पे आ जाएगा तो पूर्णिमा हो जाएगी। और जब चंद्रमा यहां पे आ जाएगा, या चंद्रमा यहां पे आ जाएगा, इस दिन भी ज्वार भाटा आता है। इस दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इस दिन भी ज्वार भाटा आता है। तो इतनी दूर, पृथ्वी से इतनी दूर होते हुए चंद्रमा हजारों टन समुद्र के पानी को अपनी तरफ को आकर्षित कर रहा है। तो इस चंद्रमा तो पृथ्वी से बहुत छोटा है। तो ये जो ग्रह हैं, जो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़े हैं, तो क्या इन ग्रह का मानव के शरीर पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जबकि मानव शरीर 60% पानी से मिलकर बना हुआ है। तो वैज्ञानिकता आधार पर क्या मानव शरीर पर इन ग्रहों का, ये जो ग्रह है हमारे, रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, क्या इन ग्रह का मानव शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस 60% जल के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कब से लगाया जा रहा है भारत में? और ये कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है? कब से लगाया जा रहा है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ना इसके लिए कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत होती है। आज के समय पे तो पब्लिसिटी भी की जाती है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है। लेकिन पुराने जमाने में जब संसाधन नहीं थे एक दूसरे के पास मैसेज पहुंचाने के, तब भी लोग पूरे भारतवर्ष से, और मैं और कंट्रियों के भी नाम ले सकता हूं, छोड़ दीजिए उसको, और जो भारतवर्ष से एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट पर, एक ही जगह पर समागम पर, कुंभ के समागम पर इकट्ठा हुआ करते थे। तो वो कैसे, एक ही दिन पर कॉल कैसे जाती थी कि एक ही दिन पर इस दिन कुंभ होगा, प्रत्येक 12 वर्ष में? यह भी, कुंभ भी एक खगोलीय घटना पर आधारित त्योहार है। हमको पता है कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही बृहस्पति ग्रह, यह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हमने कहा कि सूर्य को हम 12 राशियों में या 12 नक्षत्रों में विभाजित कर देते हैं। जो सूर्य के जो पीछे का जो हिस्सा है, जो आकाश मंडल है जहां पर सूर्य स्थित है, उसके पीछे 12 राशि, उसके पीछे 12 छोटे छोटे तारे के नक्षत्रों के समूह, जिनके आकारों के आधार पर उन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये 12 राशियों में विभाजित है। ऐसे करके 12 राशियों में विभाजित है सूर्य। जब बृहस्पति इसका चक्कर लगाता है और जाते जाते बृहस्पति से बृहस्पति, जब बृहस्पति इसका चक्कर लगाता है और जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, संक्रमण करता है, तब यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। चूंकि बृहस्पति 12 वर्ष में अपना एक चक्कर लगाता है सूर्य का,
12 वर्ष में पृथ्वी के 12 वर्ष के समान बृहस्पति का 1 वर्ष है। क्योंकि 12 वर्ष के बाद बृहस्पति कुंभ राशि में दोबारा प्रवेश करता है, तो जिस दिन ये प्रवेश करता है उस दिन को, और जहां पर प्रवेश करता है कुंभ राशि पर, उस जगह पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में के बाद अर्धकुंभी भी होते हैं और फिर महाकुंभ जो होता है प्रत्येक 12 वर्ष में। 4 अर्धकुंभ होते हैं और 12 वर्ष में एक पूर्ण महाकुंभ होता है। तो हमारे खगोल शास्त्रियों को यह भी पता था कि बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। यह गणना कैसे आई? आज की डेट में स्टेरियम सॉफ्टवेयर है, स्काईव्यू सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन पहले वो गणना कहां से आई? क्या आपको पता है शनि की 7.5 क्या है? आप राशियों को अंधविश्वास बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेलेशन को आप अंधविश्वास नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आज की डेट के एस्ट्रोनॉमर बता रहे हैं कि सूर्य के चारों तरफ ये 12-12 ऐसे चित्र दिखाई देते हैं, नक्षत्रों के समूह दिखाई देते हैं। कुछ समय सूर्य कुछ समय पृथ्वी से देखने पर सूर्य के पीछे ये समूह दिखाई देता है, फिर 30 दिन बाद ये समूह दिखाई देता है, 30 दिन बाद ये समूह दिखाई देता है। शनि की 7.5 क्या है? शनि की 7.5 आपको पता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी ऐसे करके सूर्य के एक चक्कर लगा रही है, ऐसे करके रोटेशन में। बृहस्पति ऐसे करके रोटेशन में चक्कर लगा रहा है, शनि ऐसे करके रोटेशन में चक्कर लगा रहा है। लेकिन सबकी दूरियां सूर्य से अलग अलग होने के कारण पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगा रही है। और जो बृहस्पति है वो 12 वर्ष में, पृथ्वी के 12 वर्ष में, अगर 365 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने दिन में, इस संख्या को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 वर्ष में बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगा रहा है। और सूर्य के चारों तरफ मैंने आपको बोला ये 12 राशियां हैं। सूर्य के चारों तरफ ये 12 राशियां हैं। यहां पर जो राशि पृथ्वी की तरफ को दिखाई देगी तो वो राशि मानी जाएगी कि पृथ्वी में ये राशि, ये मंथ, इस मंथ की राशि ये है, क्योंकि सूर्य से ये राशि नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बृहस्पति यहां पर है तो बृहस्पति से जो नक्षत्र दिखाई देगा, और सूर्य शनि यहां पर है तो शनि से ये नक्षत्र दिखाई देगा। तो ऐसे करके 12 राशियां हैं। तो मैंने आपको बोला कि 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है और 12 वर्ष में बृहस्पति एक चक्कर लगाता है। और जो शनि है वो सूर्य का एक चक्कर 30 साल में लगाता है, पृथ्वी के 30 साल में लगाता है। और जो ये शनि है ये अब 30 साल में एक चक्कर लगा रहा है और 12 राशियां हैं, तो वो एक राशि में कितने दिन रहेगा? 30 साल में एक चक्कर लगा रहा है और 12 राशियां हैं, तो जैसे शनि यहां से चला और यहां से वो यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंचा तो अलग ग्रह दिखाई दिया, नक्षत्र अलग, राशि अलग दिखाई दी। जो नक्षत्रों का जो समूह है, जो तारों का जो समूह है, वो यहां पहुंचने के बाद अलग नक्षत्र दिखाई दिया। तो वो एक राशि में कितने दिन रहेगा? 12 राशियों से होकर गुजरना है उसको, शनि को 12 राशियां पड़ेंगी और 30 साल में राशि पड़ रही है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 2.5 साल में, 2.5 साल तक शनि एक राशि को देख रहा है। 2.5 साल तक, इसको बोलते हैं ढैया। 2.5 साल तक शनि के सामने एक नक्षत्र है, इसको बोलते हैं ढैया। और 3 राशियों से, जैसे मेरी तुला राशि है तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे मेरी तुला राशि है
तो मुझे शनि की 7.5 कब से चालू हो जाएगी? मेरी राशि से पहले वाली राशि पर 2.5 साल रुकेगा शनि, यहां से शुरू होगा शनि, जैसे इस राशि में पहुंचेगा मेरी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। जब यहां पहुंचेगा शनि तो शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक वो 2.5 साल में पहुंचेगा, फिर यहां से लेकर वो यहां तक 2.5 साल में पहुंचेगा, और यहां से लेकर वो यहां तक 2.5 साल में पहुंचेगा। तो इसलिए अगर वो यहां से शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा तो मेरी राशि के आगे और मेरी राशि के पीछे इन तीनों राशि पर शनि का प्रभाव पड़ेगा। तो 2.5 और ये मिला के 7.5, इसलिए इसको बोलते हैं शनि की 7.5। तो हमारे खगोल शास्त्रियों को इतना जटिल ज्ञान भी था खगोल शास्त्र का कि शनि जो है सूर्य का एक चक्कर 30 वर्ष में लगाता है, तो एक राशि में 2.5 साल रुकेगा। अब जब मैंने बोला कि मानव शरीर 60% जल से बना हुआ है, तो वो इस पर प्रभाव क्यों नहीं डालेगा? जब वो इतने विशालकाय समुद्र के ऊपर प्रभाव डाल सकता है उतनी दूरी से, तो इस पे क्यों नहीं डालेगा? आपको पता है कि एक युग कितने वर्ष का होता है, या एक उगादी वर्ष जिसे बोला जाता है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो होती है एक उगादी 60 वर्ष की होती है। या एक साइकिल या युग 60 वर्ष का माना गया है भारतीय पंचांग के अनुसार। ये किस आधार पर माना गया है? कि हमको पता है कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह जो हैं वो रोटेशन कर रहे हैं, सर्किल में घूम रहे हैं। जब सोचिए कि ये बृहस्पति है और ये शनि है, अब ये बृहस्पति यहां से चलना स्टार्ट किया, सोचिए कि ये यहां से चलना स्टार्ट किया और ये यहां से चलना स्टार्ट किया, और दोनों एक साथ चक्कर मार रहे हैं। तो आखिर कितने लैप्स के बाद, कितने सर्किल के साइकिल के बाद ये बृहस्पति और ये शनि एक साथ एक रेखा में आएंगे? यहां से चलना शुरू किया बृहस्पति ने और वो यहां पे पहुंचा, एक साइकिल पूरा हो गया उसका। शनि यहां से चला और यहां पहुंचा, उसका एक साइकिल पूरा हो गया। लेकिन बृहस्पति की जो एक साइकिल है वो 12 वर्ष की है, और शनि की जो एक साइकिल है वो 30 वर्ष की है। तो शनि बृहस्पति जब यहां से चलना शुरू करेगा और यहां पहुंचेगा तो वो 12 वर्ष में पहुंच जाएगा, लेकिन शनि यहां से चलेगा तो वो 30 वर्ष बाद पहुंचेगा, तो इससे लगभग 18 साल बाद पहुंचेगा। तो आखिर वो स्थिति कब आएगी जब ये दोनों एक साथ होंगे? तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 3 × 2 × 5 = 60 वर्ष। तो 60 वर्ष बाद बृहस्पति और शनि फिर से एक दूसरे के समानांतर आएंगे 60 वर्ष बाद, और 60 वर्ष को हम बोलेंगे एक युग हो गया। इसका मतलब हमारे खगोल शास्त्रियों को एलसीएम का भी ज्ञान था। फिर आखिर एक प्रश्न आता है कि जब हमारे पास इतना खगोल शास्त्र, इतना गणित हमने भारतीयों ने दिया, तो फिर हम सिर्फ एक कुंडली ही क्यों बना पाए? हमने सिर्फ एक पंचांग ही क्यों बनाया? बाकी सब चीजें क्यों नहीं बनाई? और सिर्फ इतना कह के कि भारतीयों ने शून्य दिया और भारत के सारा विज्ञान, सारा गणित, सारा खगोल शास्त्र सब शून्य कर दिया गया। भारत ने शून्य ही नहीं, भारत ने इन्फिनिटी भी दी थी। मैं बहुत सारे तथ्यों के साथ में सिर्फ अपनी एक बात से आपको यह समझाऊं कि गौतम बुद्ध के ससुर, सिद्धार्थ गौतम के जो ससुर थे, उन्होंने
अपनी कन्या का हाथ गौतम बुद्ध से देने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था कि 10⁻79 कितना होता है। जो लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ भारतीय पंचांग दिया, गणित दिया, शून्य दिया, इन्फिनिटी दिया, मैं उनको सिर्फ इस फैक्ट के आधार पर यह बोलना चाहता हूं कि हमने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया, और सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारा खगोल शास्त्र भारतीयों का ही था, हमारे ऋषियों का ही था। जैसे आज के समय में आप सुनते हैं फतवा, ऐसी पोप्स जो होते हैं वो एक पेपल बुल करके एक फतवा निकाला पोप्स ने, और उन्होंने कहा कि जब तक एक ईसाई किसी रिसर्च को एक्सेप्ट करके नहीं मानेगा, अगर कोई ईसाई, अगर किसी कोई रिसर्च हो गई, अगर कोई ईसाई उसकी रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे हमारे जो खगोल शास्त्री थे, बहुत सारे हमारे जो मैथमेटिशियन थे, उनकी रिसर्च को किसी और के नाम पर क्रेडिट कर दिया गया। बोसॉन थ्योरी, बोसॉन्स थ्योरी, ऐसे अनेक उदाहरणों के साथ मैं रवि उप्रेती आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे, जिन्होंने अपने आप को पढ़ा लिखा बताया, वो 23 में 32 को मल्टीप्लाई कितने पेजेस में करते थे, जिनको डेसिमल तक का दशमलव तक की मैथमेटिक्स नहीं पता थी, जिनको 9 लाख लिखने में 69 सिंबल्स लग जाते थे, जिनके 69 सिंबल्स 9 लाख लिखने में, और वो आज कहते हैं कि सारा ज्ञान, सारा विज्ञान उन्होंने दिया। तो आपने कभी सोचा है कि यदि हम आज की डेट में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को जो फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के रीजन से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कि क्या हम अपने बच्चों को बता पाएं कि हमारा भारतीय पंचांग कितना वैज्ञानिक है? क्या हम अपने बच्चों को अंधविश्वास और बिल्कुल नास्तिकता के बीच की जो धुरी है, जो वैज्ञानिकता है, उस पर चलने को लेके जाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को बताएंगे कि कैसे एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, धार्मिक कैलेंडर ने, जो सौर्य कैलेंडर पर आधारित था, उसने चंद्र कैलेंडर और सौर्य कैलेंडर का जो जटिल मिश्रण, जो हमारे खगोल शास्त्रियों ने गणित, भूगोल, खगोल शास्त्र और विज्ञान, फिजिक्स, इनके मिश्रण से बहुत लंबे समय से चली आ रही हुई एक रिसर्च को बीच में बाधित कर दिया। अगर हम अपने बच्चों को पौष शुक्ल अष्टमी बताएंगे तो हमारा बच्चा साइंटिफिक टेम्परामेंट का बच्चा होगा। वो अष्टमी को देखते ही बोलेगा कि आज सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 96 डिग्री की है। वो पौष मास सुनते ही बोलेगा कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के आसपास या चंद्रमा के पीछे पुष्य नक्षत्र होगा। इतने साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़कर हमारी व्यवस्थाओं के कारण हमने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को आज अपनाया है। लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर घर में पंचांग की जानकारी दें, उनको शाम को छत में नक्षत्र, तारे, हर चीज का ज्ञान दें। और इसी मानसिकता से मैंने ये वीडियो, ये संकलन तैयार किया। मैं हूं रवि उप्रेती, देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।